अब मेरी बात को सुनना, लास्ट क्लास हमारी क्या हुई थी, क्या पढ़ा था अपन ने? काउंटेबल अनकाउंटेबल पर्सोनिफिकेशन पढ़ा था, हाँ। अब आगे देखो, अब तुम्हारे पास कुछ कंपाउंड्स दिखाई देंगे बच्चों तुम्हें। समबडी, एनीबडी, नोबडी। अगर ये कंपाउंड्स तुम्हें दिखाई देते हैं तो इन कंपाउंड्स के साथ भी क्या आता है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज अपन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स आप देख रहे हो ये पर्सन के लिए ही यूज किए जाते हैं, समबडी, एनीबडी या नोबडी, है ना। तो अगर तुम्हें इनके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत पड़ेगी तो तुम कहां लगाओगे? समबडीज, ठीक है, एनीबडीज, नोबडीज, ऐसा अपने को करना पड़ेगा, ठीक है ना। लिख लीजिए, इनके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज अपन कर सकते हैं। हो गया। अब एक, कई बार आपको एक सवाल पूछता है, एसएससी ने उसे कई बार पूछा है, एक बार नहीं पूछा है। एसएससी क्या करता है, देखो, समबडी का मतलब कोई भी, एनीबडी का मतलब कोई भी, नोबडी का मतलब कोई नहीं। एक इस कंपाउंड को आगे बढ़ाता है वो कुछ ऐसा लिख करके, वो कहता है मैं समबडी तो लिखूंगा लेकिन उसके साथ में ये और लिखूंगा, एल्स और लिखूंगा, और इसका मतलब होगा कोई और दूसरा, कोई और दूसरा, ये नहीं है, कोई और दूसरा, इसके अलावा कोई और है। और इसके ऊपर वो अपोस्ट्रोफी एस लगाता है, इसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा के वो क्या कर देता है, बच्चों को इस तरीके से कंफ्यूज करता है। क्योंकि बच्चों को क्या पढ़ा गया होता है इस तरीके से, अभी अभी मैंने पढ़ाया है कि समबॉडी पे कहां लगेगा अपोस्ट्रोफी एस, ऐसे लगेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे देख कर देंगे, ऐसे लगता है उनको सही है, लेकिन ये गलत है। जब कभी भी आपको इस तरीके से लगा हुआ मिलेगा तो ये गलत होगा, इसका जो सही टर्म होगा वो ऐसा होना चाहिए, सम बड़ी। और अब यहां जैसे ही मैं अपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा बच्चे कहेंगे सर ये तो हिसिंग साउंड पैदा हो रहा है, हम इसको बोलने में हमें क्या हो रही है, परेशानी। परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि हम इसका प्रोनाउंसिएशन सही से कर नहीं पाते हैं। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है बच्चों वो एल्स होता है, क्या होता है, एल्स। तो इसको एल्सेज एल्सेज नहीं करना, अपने को क्या करना है, somebody else, somebody else। तो ये कंपाउंड अगर आपको दिखेगा तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस कहां लगेगा, एट द एंड ऑफ द कंपाउंड। समझ गए मेरी बात को, लिख लीजिए ये भी। हो गया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब कई बार क्या होता है बच्चों, कुछ इडियम्स और फ्रेजेस आपको दिखाई देती हैं, कुछ इडियम्स और फ्रेजेस आपको दिखाई देती हैं। आप सब जानते हो इडियम और फ्रेजेस का एक फिक्स्ड रिटन स्टेटमेंट होता है और उनका एक फिक्स्ड मीनिंग होता है। जैसे हिंदी में तुम पढ़ते हो अदगल गगरी छलकत जाए, तो सेवंथ क्लास में पढ़ते थे तब भी अलगत गगरी छलकत जाए, तब जब तुम नाइन्थ में पढ़ते थे तब भी अदगल गगरी। उसी इडियम को जब तुमने 11वीं में पढ़ा तो भी अदगल गगरी। 12वीं में आते आते क्या घगरी की जगह घाघरा कर दिया था क्या तुमने, अदगल गगरी घगरी की जगह घाघरा, अदगल घाघरा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता। कभी वो चेंज नहीं होगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस एक फिक्स स्टेटमेंट होते हैं जिनका एक फिक्स क्या होता है, मीनिंग होता है। वही इंग्लिश में जैसे आपको ये लिखा हो मिले, एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो। बच्चे कहेंगे सर स्टोन का मतलब तो बाठो है, वो तो नॉन लिविंग होता है, उसके ऊपर तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं आना चाहिए, है ना। जैसे मैंने लिख दिया नेचर्स फ्यूरी, नेचर्स फ्यूरी। लेकिन बच्चे इस बात को समझने से इनकार कर देते हैं कि सर ये जो कहानी है ये ईडीएम है, इसका मतलब होता है बहुत नजदीक दूरी, एट ए स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब क्या है, एक हाथ की दूरी, बहुत कम दूरी होना। मेरा घर उसके घर से एट ए स्टोन्स थ्रो है, मेरा घर उसके घर से बहुत ज्यादा क्या है, नजदीक है। ये कहावत है, ये इडियम है, मुहावरा है, लोकोक्ति है, समझ गए। नेचर्स फ्यूरी, नेचर्स फ्यूरी का मतलब क्या होता है, क्या होता है नेचर्स फ्यूरी का मतलब, गॉड्स प्लान, है ना।
जब कभी आप किसी से बदला बदला लेने की, नेचर जो बदला लेता है उसे, उसके लिए नेचर्स फ्यूरी वर्ड यूज किया जाता है। तो ये फिक्स्ड मीनिंग है इनका, ठीक है ना। तो इनके साथ भी कई बार नॉन लिविंग होते हुए भी आपको अपोस्ट्रोफियस नजर आ जाता है, लिख लीजिए। बढ़े आगे, चलिए। अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्रोनाउन में दोबारा भी रिपीट होगा, लेकिन उससे पहले अपने को यहां सीखना है। तुम सब बच्चे जानते हो कि जो नाउन को रिप्लेस करता है वो प्रोनाउन होता है, और प्रोनाउन की कुछ फॉर्मेशंस होती हैं। पर्सनल प्रोनाउन एक प्रोनाउन का टाइप है, और उस पर्सन को दिखाने के लिए उस पर्सनल प्रोनाउन को यूज किया जाता है। उसके केसेस होते हैं। कौन कौन से केसेस होते हैं? उसका एक सब्जेक्टिव केस होता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, उसका एक पजेसिव डेटर्मिनर केस होता है, और उसका एक पजेसिव प्रोनाउन केस होता है। ये पजेसिव डेटर्मिनर और प्रोनाउन केस तुम्हें मैं समझाना चाह रहा हूं। पर्सन तीन तरीके का होता है, एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है, और एक थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है उसे स्पीकर कहा जाता है, सेकंड पर्सन जो होता है उसे लिसनर कहा जाता है, और थर्ड पर्सन जो होता है उसे नॉन एक्टिव कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन बच्चों आपके पास दो होते हैं, एक तो कौन होता है? आई। कौन होता है? और एक कौन होता है? वी। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना बच्चों, वो कौन होता है? मी। और इसका पजेसिव केस, पजेसिव डिटरमिनर केस इसका क्या होता है? माई। और इसका पजेसिव प्रोनाउन केस क्या होता है बच्चों? माइन होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस एस होता है, पजेसिव डिटरमिनर केस ओवर होता है, और इसका पजेसिव प्रोनाउन केस ओवर्स होता है। सेकंड पर्सन बच्चों आपका यू होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, यू का पजेसिव डिटरमिनर केस योवर होता है, और आपका प्रोनाउन केस क्या होता है? योवर्स होता है। थर्ड पर्सन आपका, अगर कोई लड़का है तो लड़के को दिखाने के लिए ही होता है, लड़की को दिखाने के लिए सी होता है, प्लूरल को दिखाने के लिए दे होता है, और किसी नॉन लिविंग को दिखाने के लिए इट होता है, ठीक है। अब ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है, ही का पजेसिव डिटरमिनर केस हीज होता है, और पजेसिव प्रोनाउन केस भी क्या होता है? हीज होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, सी का पजेसिव डिटरमिनर केस हर होता है, और पजेसिव प्रोनाउन केस हर्स होता है। आपका दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, दे का पजेसिव डिटरमिनर केस टी एच ई आई आर होता है, एक होता है टी एच ई आर ई, वो एडवर्ब होता है, ठीक है ना। चलो, उसके अलावा पजेसिव प्रोनाउन केस देयर्स होता है। ईट का जो सब्जेक्टिव केस है वो तो ईट होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी ईट का ईट होता है, और पजेसिव डिटरमिनर केस इट्स होता है, और ये भी क्या होता है? अब मेरी बात को सुनना, यहां पर ये जो चीजें मैंने लिखी हैं, क्यों लिखी हैं? इसका रिलेशन है किसके साथ? आपके अपोस्ट्रोफियस के साथ। ये जो कहानी है पजेसिव डिटरमिनर, ये कहानी, डिटरमिनर आप सभी को पता है, इसके बाद में कौन आएगा? हमेशा नाउन आएगा। कभी भी कोई भी डिटरमिनर बिना नाउन के यूज किया ही नहीं जा सकता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। डिटरमिनर तभी है जब नाउन है। तो इन सब के बाद तुम्हें क्या दिखाई देगा? कोई ना कोई नाउन दिखाई देगा। और ये जो इधर वाला नाम है, इसका नाम पजेसिव प्रोनाउन है बच्चों। क्या नाम है? पजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या है? ये पजेशन का मतलब, पजेसिव का मतलब तो पजेशन दिखाना, और प्रोनाउन का मतलब नाउन का रिप्लेसमेंट। अगर ये है ये नाउन का रिप्लेसमेंट, तो क्या इसके साथ नाउन आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। इसका मतलब इन वर्ड्स के साथ तुम्हें नाउन दिखाई नहीं देता है। जैसे एक सवाल मैं लिखता हूं, मैंने कहा दिस कार इज माइन, और एक मैंने लिखा दिस इज माई कार, तो बात तो एक ही है ना। नीचे वाले में मैंने क्या लिखा? नाउन, और उसके साथ क्या लगा दिया मैंने? पजेसिव डिटरमिनर। लेकिन ऊपर मैंने क्या किया है? ऊपर मैंने माइन लिखा है। इस माइन का मतलब ही क्या है सर? माई और कार। कार तो नाउन है, और ये इसका क्या है? पजेसिव डिटरमिनर। तो मैं इन दोनों को खा गया, और इन दोनों को खा करके मैंने एक पजेसिव प्रोनाउन लिख दिया। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब पजेशन का काम भी करे और नाउन को रिप्लेस भी कर दे। और मैंने क्या लिख दिया? माई का पजेसिव केस माइन। तो माइन के साथ क्या नहीं आ सकता? आपका नाउन नहीं आ सकता। समझ गए? लेकिन है तो दोनों ही पजेसिव केस, लेकिन है तो दोनों ही क्या? और अपोस्ट्रोफियस केस, अपोस्ट्रोफियस क्यों लगाते हैं अपन? पजेशन दिखाने के लिए। तो जी चीज ऑलरेडी पजेसिव है, उसको हम क्या और ज्यादा पजेशन दिखा पाएंगे उसके साथ? नहीं। तो कभी भी ना तो पजेसिव डिटरमिनर के साथ अपोस्ट्रोफियस आएगा,
ना तो आप इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते और ना ही आप इसके साथ। ना तो ये होगा माइज और ना ही होगा माइंस, ये गलत है। कर पाओगे? लिख लीजिए। हो गया? लिख लिया क्या? बढ़िया आ गया। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक जो फंक्शन होता है आपके इस अपोस्ट्रोफियस का, वो होता है हिडन पोजीशन दिखाना। ये क्या करता है? कई बार हिडन पोजीशन दिखाता है। कैसे समझना इस बात को? मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सर जब कभी भी अपन क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफियस लगाएंगे, तो उस अपोस्ट्रोफियस के बाद में हमें कभी नाउन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? अभी तक हमने यही तो पढ़ा है। लेकिन अब जो सवाल मैं तुम्हारे सामने लिखने वाला हूं उसमें तुम्हारे पास नाउन आगे नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास ये नॉलेज होगा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। उसे अपन कहते हैं हिडन पोजीशन। जैसे मैं लिखूं, जैसे मैं कहूं आई एम गोइंग टू डेंटिस्ट। एक मैंने लिखा माई हाउस इज बिगर देन रोहन्स। ये दो सवाल हैं। अब इन दोनों सवालों को देखो बच्चों। इसमें कह रहा है कि आई एम गोइंग टू, क्या मुझे इस अपोस्ट्रोफियस वाले नाउन के आगे कोई नाउन लिखने की जरूरत है? क्या मुझे ये लिखना चाहिए क्या बच्चों? क्लिनिक। आई एम गोइंग टू डेंटिस्ट क्लिनिक। अरे यार भाई, तू डेंटिस्ट के पास जा रहा है तो तेरा दांता में तो दिक्कत हुई, चीनी खरीदना थोड़ी जा रहे हो बड़े। चीनी थोड़ी मिलती है, चीनी तो नहीं मिलती है ना। इसका मतलब डेंटिस्ट का मतलब हम जानते हैं क्यों जाएगा डेंटिस्ट के पास। क्या दिखाने जाओगे डेंटिस्ट ने? दांत ना, और कड़ी दिक्कत वो थोड़ी दिखाओ डेंटिस्ट ने। ये कोई और सामान तो उसके पास मिलता नहीं है। इसका मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये किस नाउन के लिए यूज होता है। इसका मतलब इसे कहते हैं हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन को लिखने की जरूरत नहीं होती। दूसरा सवाल, माई हाउस इज बिगर देन रोहन्स। भाई पहले तो जिक्र कर रहा है किसके बारे में? माई हाउस। ये सवाल ऐसे लिखा जाना चाहिए था, माई हाउस इज बिगर देन रोहन्स हाउस। तो भाई नाउन की रिपीटेशन सवाल में नहीं करनी चाहिए, ये बात हम सब जानते हैं। क्योंकि नाउन की रिपीटेशन को अगर हम अवॉइड करते हैं तभी तो नया टॉपिक बन गया था प्रोनाउन। नाउन की रिपीटेशन नहीं करो, मत करो, तो हाउस हाउस की रिपीटेशन होगी नहीं, तो फिर जवाब कैसे आएगा बेटा? तू जानता है किसके बारे में जिक्र हो रहा है? हाउस के बारे में। इसका मतलब तू सिर्फ इतना लिख दे, रोहन और उसके ऊपर अपोस्ट्रोफीस। अगला पढ़ने वाला समझ जाएगा क्योंकि उसने इंग्लिश पढ़ी है। हिडन पोजीशन नाम की कहानी वो जानता है। तो यहां दोबारा हाउस लिखने की जरूरत नहीं है। रोहंस का मतलब क्या है? रोहंस हाउस। कर पाओगे? लिख लीजिए। जैसे ही ये टॉपिक 50% कंप्लीट हो जाएगा, 50% से अपन सवाल करेंगे। कल एक सीट तुम्हारी डेस्क पे होगी, आज उन बच्चों को तो दे दी थी मैंने, कल तुम्हारे मिल जाएगी।
कितने बच्चे हैं? 4 5 4 9 4 13 4 17 3 20 3 23 24 25 हो गया। अब एक चीज तुम्हें दिखाई देती है, वन नाम की चिड़िया तुम्हें दिखाई देगी। वन का पॉजेसिव केस क्या होता है? वंस, है ना? तो ये इसके साथ ही लिख लेना, कोई ज्यादा भयंकर बात तो है नहीं। वन का अगर अपने को पोजीशन लगाना पड़े तो उसके ऊपर भी अपोस्ट्रोफी एस अपन लगा सकते हैं, वंस होता है। एक इट्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसके बारे में भी मैं कर लेता हूं चक्कर। इट्स का जो पॉजेसिव केस होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? इट का पॉजेसिव केस क्या होता है अभी लिखवाया तुम्हें, लेकिन कई बार तुम्हें ये भी दिखाई देता है इस तरीके से। तो इसके तीन मतलब हो सकते हैं। चलो आगे लिख 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 ले। देखो, इट का जो पोजीशन होता है ना बेटा, इट का पॉजेसिव केस क्या होता है? ये होता है जब तुम्हें ये दिखाई देता है इट और उसके ऊपर ये, तो ये पोजीशन नहीं है, अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, इसका मतलब तीन है, ये शॉर्ट फॉर्मेशन होती है। इसका मतलब इट इज हो सकता है, इसका मतलब इट वॉज हो सकता है, और इसका मतलब इट हैज हो सकता है। अकॉर्डिंग टू टेंस ये बिहेवियर दिखाएगा। ये इट का पॉजेसिव केस नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्मेशन ऑफ टेंसेज है। समझ गए बात को? ये रहेगा, लिखो ये भी, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। इतने ही तरीके के अपोस्ट्रोफी है, और नहीं, आज तक तुम तो देखे होगे ना, जितने बन सकते थे इससे रिलेटेड कंफ्यूजन वो हमने सब लिख लिए। हो गया। अब नया पॉइंट शुरू करते हैं अपन। हमने अभी तक पढ़ लिया यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी अपन पढ़ रहे थे, ठीक है? यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी के बाद में एक पॉइंट पहले बताएं कि बाद में बताएं? चलो पहले पढ़ लो। अब मेरी बात को सुनो। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, कॉमन पोजीशन। कॉमन पोजीशन, सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको सुन लेना, समझ लेना। इससे काफी सारे सवाल आज तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। देखो, इसमें आपको एक नाउन दिखेगा बच्चों, क्या दिखेगा? और उस नाउन के बाद में तुम्हें एंड दिखेगा, और उसके बाद में तुम्हें एक और क्या दिखेगा? नाउन दिखेगा, ठीक है? फिर लास्ट में ये जो कंपाउंड, ये तो तुम समझ गए, कंपाउंड में पढ़ा था अपन, नाउन एंड नाउन को अपन क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। इस पूरे कंपाउंड के एंड में तुम्हें यहां क्या लगा हुआ मिलेगा? अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है? और इसके बाद में तुम्हें एक नाउन और दिखेगा। तो ये जो कहानी है, इस बात का मतलब पता है क्या तुम्हें? इस बात का मतलब ये है मेरे बच्चों कि ये जो आपने आगे नाउन लिखा है, इस नाउन पे इस नाउन का भी अधिकार है, और इस नाउन पे इस नाउन का भी अधिकार है। इसे कहते हैं कॉमन पोजीशन। इसे क्या कहते हैं? अब ये जो आपने आगे नाउन लिखा ना मेरे बच्चों, ये नाउन जो है वो तुम्हारा सिंगुलर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ये जो तुम आगे नाउन लिख रहे हो बच्चों, ये प्लूरल भी हो सकता है, और ये जो तुम आगे लिख रहे हो ये अनकाउंटेबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा राम एंड रोहन्स कार, सही है कि गलत है? बोलो गुरुजी सही है। और इसका मतलब क्या है? राम और रोहन की, यानी ये कार इन दोनों ने पार्टनरशिप में खरीदी है। दोनों का है क्या इस कार पे? इस आगे वाले नाउन पे इन दोनों का ये मतलब है इस बात का। अब मैं ये लिख दूं बच्चों, राम
एंड रोहन्स कार्स, ये सही है या गलत है? ये भी सही है, क्योंकि कम पैसे थे तो एक गाड़ी खरीद लेते, ज्यादा थे तो ज्यादा भी तो खरीद सकते हैं। राम और रोहन की गाड़ियां। अब मैं ये कहूं बच्चों, राम एंड रोहन्स गोल्ड, सही है कि गलत है? ये भी सही है, सोना खरीदा होगा दोनों ने पार्टनरशिप में, राम और रोहन का। बच्चों मुझे ये बताओ, ये सही है क्या? राम एंड रोहन्स गोल्ड्स, ये सही है क्या? ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सर गोल्ड का प्लूरल पॉसिबल नहीं होता है। गोल्ड इज ए अनकाउंटेबल नाउन, एन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल का प्लूरल पॉसिबल। इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, ये सही है क्या? राम एंड रोहन्स वाइफ, ये सही है क्या? गलत है, क्योंकि सर पार्टनरशिप में तो वाइफ नहीं होगी ना। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम संस्कारी लोग हैं, हम ऐसी बात को गलत ही ठहराएंगे। तो राम और रोहन की एक पत्नी नहीं हो सकती कि गर्मियों में तेरी सर्दियों में मेरी, फिर तो दूसरों बात जो गर्मियों में क्या करूंगा, गलत है। तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। क्या किसी पॉइंट पर, किसी चीज पर कॉमन पोजीशन पॉसिबल हो सकता है? अगर हो सकता है तो होगा, और कई केस ऐसे होंगे जहां कॉमन पोजीशन पॉसिबल नहीं हो सकता, जैसे वाइफ, ये गलत। अगर बच्चों में ये लिख देता राम एंड रोहन्स फ्रेंड्स, हो सकता था, लेकिन वाइफ नहीं हो सकती। राम और रोहन, राम एंड रोहन्स फादर, ये भी हो सकता था, दोनों भाई हैं अगला। राम एंड रोहन सिस्टर, ये भी हो सकता था, लेकिन वाइफ नहीं हो सकती। समझ गए बात को? ये हमारा पहला पॉइंट है, कॉमन पोजीशन इसे कहते हैं। इस तरीके से अपने को करना है, लिख लीजिए, ये हमारा कॉमन पोजीशन है। आज लड़कियां बहुत अपसेंट हैं, लड़के तो आज सारे ही हैं। पेपर पेपर है क्या आज? कोई प्रैक्टिकल वर्क? एक ही कॉलेज की हैं ये सगड़ी, नेहा, जीविका, तो चलेगी। हो गया बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे ये पूछूं कि वर्ब किसके हिसाब से आएगी, तो आप क्या कहोगे? सर ये जो आगे वाला नाउन होता है ना, इसके हिसाब से वर्ब आएगी। अगर ये सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब भी, अगर ये प्लूरल है तो इनके साथ वर्ब भी, अगर ये अनकाउंटेबल है तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। समझ गए ना? ये अब बढ़ो आगे, ये और लिख लो, वाइफ वुइफ। अब मैं ये कहना चाहूं राम की और रोहन की पत्नी, तो कौन है उसके? राम की अलग रही होगी, रोहन की, इन कहें लिखोगा। इसके लिए हमारे पास दूसरा तरीका है, जो सेकंड टाइप ऑफ पोजीशन है, जिसे अपन कहते हैं स्प्लिट पोजीशन। ठीक है, बड़े हेडिंग डाल लो आगे वाली, स्प्लिट पोजीशन। स्प्लिट पोजीशन का मतलब क्या होता है वो समझिए बच्चों। आपको है ना एक नाउन दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? उसके ऊपर तुम्हें क्या लगा हुआ मिलेगा? अपोस्ट्रोफी एस। फिर तुम्हें दोबारा क्या दिखेगा? एंड। और एंड के बाद में तुम्हें क्या दिखेगा? और उस पे भी तुम्हें क्या लगा हुआ मिलेगा? अपोस्ट्रोफी एस। और फिर लास्ट में तुम्हें क्या दिखेगा? नाउन। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी कोई चीज है और इसकी भी कोई चीज है। समझ गए? और क्या इसकी और इसकी जब अलग अलग चीजें होंगी तो एक चीज तो पक्का ही होगी इसके पास, एक इसके पास होगी। तो क्या कभी ये दो से कम हो सकते हैं क्या? कभी नहीं। तो इसका मतलब ये जो आगे वाला नाउन है ये हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। लेकिन अनकाउंटेबल के सेंस में तो प्लूरल पॉसिबल ही नहीं है, तो आप उसको वैसा का वैसा लिख दोगे। जैसे मैंने कहा राम, राम्स एंड मोहन्स
कार करूं या कार्स करूं बच्चों? कार्स ही होगा सर, कार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये स्प्लिट पोजीशन है। कॉमन में हो सकता था लेकिन स्प्लिट में। अब हमने जो अभी बात लिखी थी, राम्स एंड मोहन्स वाइफ, सही है क्या? बोले मास्टर गलत है। राम की अब अलग पत्नी रही होगी मोहन की, और दो हो गई, एक और एक मिलकर के, तो वाइफ नहीं, क्या होगा? वाइव्स। क्या होना चाहिए यहाँ? और अगर गोल्ड लिखोगे तो गोल्ड का तो प्लूरल होगा ही नहीं, तो राम्स एंड रोहन्स गोल्ड लिख लो। ये आपका स्प्लिट पोजीशन। और अब मैं ये कहूं, राम, सुनियो, राम, एक तो राम और एक रोहन की पत्नी पार्टी में गए हैं, इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे? राम, एक तो राम और रोहन की पत्नी मार्केट मार्केट गए हैं, आप बताओ। मैं ऑप्शन दे देता हूं, ये लिख लो पहले, तुम बता देना उसमें से क्या होगा। ओ मेरे हम सफर, एक नया इंतजार कह रही है। तेरे को देख के गाना याद आ रहा मुझे, तेरी मुस्कान मुझे पसंद है लेकिन तेरी मुस्कान ही मुझे पसंद नहीं है। इसमें कौन सा अलंकार है? मुस्कान का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ मुस्कान? मुझे तेरी मुस्कान पसंद है लेकिन तेरी मुस्कान मुझे पसंद नहीं है, बताइए, बोलिए। इसमें पहली मुस्कान का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए मुझे। मुझे तेरी मुस्कान पसंद है लेकिन मुझे तेरी मुस्कान पसंद नहीं है। अरे दोनों ही नाउन है। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी, नाउन ही हो गया। कितना सोच रहे हैं? और कोमल, कोमल नाउन है, और कोमलता, सॉफ्ट एंड सॉफ्टनेस। अबे नालायक को, कोमल एडजेक्टिव है, तुमको कोमल ही कोमल नजर आती है। और सॉफ्टनेस नाउन है। अब अगर किसी का नाम हो गया तो नाउन होगी। अब तेरी से नहीं सुनूंगा। अब ये आंसर बता तू मेरे को। राम, तेरा क्या नाम है? तेरा नाम बता मन। अशरफ, राशिद, साजिद, साजिद, ठीक है, एंड रोहन्स वाइफ हैज गॉन देयर। क्या ये सही है? या फिर साजिद एंड रोहन्स वाइफ हैज गॉन देयर, दोनों में से जो मैंने तुम्हें इंग्लिश बोली, मैं क्या बोल रहा हूं? एक तो ये छोरा की गई, साजिद की मैडम, साजिद की वाइफ, और वो साजिद को साथ नहीं लेके गई है। किसको साथ लेके गई है? अब रीजन इससे पूछ लेना क्या बात हुई थी। यस। अब मेरी बात को सुनो, साजिद, साजिद, क्या इसकी मीनिंग कौन सा है? बताओ, दोनों में से कौन सा सही है? भैया पहले मैं बोलूंगा फिर तू बोलेगा, बताइए कौन सा सही है? पूछता है भारत। ऊपर वाले का मतलब तो ये हो गया साजिद और रोहन की वाइफ, अभी अभी तो समझाया था, गलत है। और दूसरा, इसका मतलब ये हो गया कि साजिद की अलग पत्नी और रोहन की तो अलग थी, तो यहां वाइफ्स होना चाहिए था, और फिर यहां है होना चाहिए था। अब दोनों ही गलत, तो इंग्लिश की, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? सुन ले साजिद, काम आएगी तेरे आगे। रोहन से बच के रहना तू। साजिद, साजिद, फिर तुम कोमा लगाओगे। क्या लगाओगे? या इसको ऐसे लिख लो, रोहन, फिर कोमा लगाओगे, रुक जाओगे, एंड साजिद्स वाइफ।
तो अब तुम्हें पता चल गया, रोहन, तुम रुक गए, एक तो रोहन, रोहन एंड साजिद वाइफ। अब वर्ब क्या आएगी? प्लूरल, क्योंकि एक तो रोहन हो गया और एक साजिद की पत्नी होगी, तो क्या लिखोगे? प्लूरल वर्ब, हैव गॉन देयर। ये इसकी इंग्लिश बनेगी, लिख लीजिए। घबराने का नहीं, नहीं जाएगी बेटा। तू शरीफ है, नहाते समय आंख बंद करके नहाता बेटा। यार मैं शरीफ थोड़े ना हूं, बिल्कुल नहीं हूं बेटा। हाँ, लिख ले अब। ये था हमारा कॉमन और स्प्लिट पोजीशन। अब हमने दो तरीके की बात करी थी पोजीशन दिखाने की, एक तो अपोस्ट्रोफी से, दूसरा तो अपोस्ट्रोफी कैसे काम करता है वो तो हमने सीख लिया। अब ऑफ कैसे काम करेगा वो अपने को सीखना है। ठीक है, अब हेडिंग डालो आगे वाली, यूज ऑफ ऑफ। इसके बारे में अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यूज ऑफ ऑफ। बच्चों ये जो आपका ऑफ है ना, इसको समझिए। ऑफ दोनों पोजीशन दिखा सकता है। ऑफ लिविंग नाउन के लिए भी यूज हो सकता है, और ऑफ जो है वो नॉन लिविंग नाउन के लिए भी यूज हो सकता है। ऑफ लिविंग के लिए भी यूज हो सकता है और नॉन लिविंग के लिए भी। आप ये भी कर सकते हो, रोहन्स फादर, और इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, द फादर ऑफ रोहन। ठीक है, ये गलत है। टेबल्स लेग्स, इसको सिर्फ आप एक ही तरीके से लिख सकते हो, द लेग्स ऑफ टेबल, क्योंकि नॉन लिविंग का पोजीशन सिर्फ कौन दिखाएगा? ऑफ। लेकिन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का दिखा सकता है, तो रोहन्स फादर भी। ये हमारा पहला पॉइंट है, लिख लीजिए। ये पहला पॉइंट है और आज की क्लास का आखिरी। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम।